गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, हमारा डिस्कशन पेंडिंग था। डू यू वांट मी टू कंप्लीट दैट और शुड वी मूव अहेड? क्या बोलते हो? वो जो बचा हुआ डिस्कशन था थर्मोडायनेमिक्स का, वो कंप्लीट करें या फिर आगे बढ़ें? श्रेयस इज सेइंग कंप्लीट। ओके, ठीक है, फिर कंप्लीट कर ही लेते हैं। जहाँ बहुत सारे बच्चे तो नो बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में करें? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर। तो ये बताओ, हम्म हमने कहाँ तक किया था? नेक्स्ट बताओ जरा एक बार। इंटेक है ना? हम्म इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2 एंड 3 वर्ड हम लोग, तो आप लोगों ने कर लिया 2 और 3 में? कोई डाउट है? इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2 और 3 में वही मुझे भी लग रहा है। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4 वर्ड होमवर्क यार, ऑब्वियसली इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4 वाज होमवर्क, राइट? क्वेश्चन 1 to 7, हाँ। इसमें कोई डाउट है क्या? हम्म ओके फाइन। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4 में 1 to 7 में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, राइट? 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कल्पेश इज आस्किंग 6। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। जैसे मान लो N2 plus 3H2 gives 2NH3 एक रिएक्शन है, तो 1/2 N2 plus 3/2H2 gives NH3 के लिए क्या होगा? अच्छा, मान लो ये K1 है, तो यहाँ पे हमने, तुम्हें नहीं लगता 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? K1 की पावर 1/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर कल्पेश? तो अब ये तो आसान है ना, एक रिएक्शन में कोई कोफिशिएंट A मल्टीप्लाई करो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नहीं बनती है वो पुराने की पावर A होती है। और कोई डाउट है? ओके, अच्छा, एक बार बताना, लास्ट क्लास में हमने किया क्या था कवर? हमने केपी और केसी कवर किया था क्या? हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? एक बार जरा बता देना, लास्ट टॉपिक क्या था अपना? ओके, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया कवर किया था। ठीक है, ठीक है। और उस पे कुछ प्रॉब्लम्स किए थे या सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था? Just a minute. ठीक है, थर्ड में इक्वेशन का कांस्टेंट का क्या यूज है? कौन से थर्ड की बात कर रहे हो कल्पेश? कौन से थर्ड की बात कर रहे हो? इंटेक्स एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन 3 पूछ रहे हो? ठीक है। At a given temperature, the equilibrium constant for the reaction PCl5 gives PCl3 is this much. तो अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है। PCl5 गैस को हीट करो तो PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस बनता है। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दे रखा है? 2.4 into 10⁻³ तो अब पूछ रहा है कि इस रिएक्शन के लिए PCl3 plus Cl2 gives PCl5। इसके लिए क्वेश्चन नंबर सर, हाँ क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 298 केल्विन दी है, तो उसका क्या यूज है उस क्वेश्चन में? अच्छा, क्वेश्चन 2 की बात कर रहे थे, ठीक। टू गैसेस इक्विलिब्रियम, देखो SO2 plus half O2 gives SO3 गैस, ठीक है। और दूसरा है 2SO3 gives 2SO2 plus O2 गैस। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है। तो अब तुम्हें रिलेशन बताना है, ठीक है। और 298 तो टेम्परेचर दिया है ऑब्वियसली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है वो, ठीक है। तो अब इनके बीच में तुम्हें रिलेशन बताना है। तो अब देखो तुम करोगे क्या, इस रिएक्शन को सबसे पहले रिवर्स कर दो, ठीक है। इस रिएक्शन को सबसे पहले रिवर्स कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 1/K1 मिल जाएगा, राइट। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका पावर रेज हो जाएगा, तो 1/K1 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया इसका यूज। इज दैट क्लियर एवरीडी? ओके, आगे बढ़ सकते हैं। फाइन। अभी नेक्स्ट देखो, अभी तक हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम में हमने प्रॉब्लम्स किए थे, नहीं किए थे शायद, ठीक है। तो वापस चले जाते हैं हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम पे, राइट। ठीक है, ठीक है। देखो हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है, टेल यू। इसका इंट्रोडक्शन तो हो ही गया होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास NH4 सॉलिड है, NH4Cl सॉलिड है, तो NH3 गैस और HCl गैस सपोज ये देता है। तो इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और ये रिएक्शन हो रहा है इन अ क्लोज्ड कंटेनर। इस तरह के क्वेश्चन शायद किए होंगे, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। अब लिखा है कि इफ टोटल प्रेशर इज 10 atm, किए थे क्या? तो Kp क्या होगा, किए थे? याद नहीं मुझे। अच्छा, यही क्वेश्चन दिया था, हो सकता है। ओके फाइन, तो बता दो, फिर से आंसर बता दो। अरे वाह, 25 आंसर याद भी है सबको। चलो ठीक है फिर, चलो ये दे देते हैं। A2B2 सॉलिड डिकम्पोज होके 2A प्लस B2 गैस बना रहा है, ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैस है। अब यहाँ पे आपके पास PT सपोज 9 atm है, तो ये भी किया है, तो ये सारे कर लिए हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए होंगे फिर तो। लेट्स से इस टाइप के क्वेश्चन इन द सेंस कि तुम्हारे पास A सॉलिड है जो कि डिकम्पोज होता है B एक्वस प्लस 2C एक्वस, एक का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो दूसरे का क्या होगा, ये भी कर लिया होगा, राइट। ठीक है, मतलब ये तो आपने कर लिया, ठीक है। एक आध बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कराए थे क्या? कंसंट्रेशन वाला नहीं दिया था? ठीक है, ठीक है, तो ये कर लो ना फिर। ये मान लो ये वाला कर लो। जैसे ए सॉलिड डिकम्पोज होता है B एक्वस प्लस C एक्वस। अब क्वेश्चन है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन of B at equilibrium is doubled, then calculate new concentration of C at the new equilibrium। क्वेश्चन समझ में आया?
एवरीडे क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अरे नया जैसे डबल होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा तो सी के कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आएगा? दिस इज द क्वेश्चन. इज इट क्लियर नाउ? ओके. वेरी गुड. सी अपॉन रूट टू आएगा. एवरीडे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो इसको बोलना क्या है, मतलब बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू भैया? केसी जो है इट इज बी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर, जो कि ऑब्वियसली कांस्टेंट है. अब देखो, अब बी सी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं बी डैश सी डैश स्क्वायर. अब जब बी डबल हो गया तो अपन क्या लिखेंगे? टू बी सी डैश स्क्वायर. तो अब सी डैश क्या आएगा? सी अपॉन रूट टू ही आएगा ना. इज दैट क्लियर? ओके. डन एवरीवन? फाइन. तो ये हो गया हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस. पेज नंबर 8.44 ये क्वेश्चन कराया मैंने. क्वेश्चन 12 ये ट्राई कीजिए. एवरीबॉडी हो गया ये? आर यू ट्राइंग और नॉट? ओके. जीरो 0.17. ओके.
0.17 आंसर है, चेक करो एक बार। एवरीडी 0.17 आंसर है क्या? वही 0.11 सही है। नैनिश, यू हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, शुड आई सॉल्व इट नाउ और यू वुड लाइक टू ट्राई? ट्राई करोगे या फिर मैं बता दूं? ओके, ओके, तो देखो कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक कंटेनर है, उसमें क्या है, इसमें लिखा है कि ऑलरेडी अमोनिया है, मतलब अमोनिया प्रेजेंट है इस कंटेनर में, और उसका प्रेशर है 0.5 atm, राइट? अमोनिया का प्रेशर है 0.5 atm, ठीक है। अब इसमें सॉलिड NH4HS डाला हुआ है, इसमें सॉलिड NH4HS डाला हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, NH4HS सॉलिड जो है ये डिकम्पोज होकर के NH3 और H2S गैस बनाता है, ठीक है ना? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अब ऑब्वियसली NH3 का प्रेशर, जैसे मान लो ये दोनों इक्वली डिसोसिएट होते हैं, तो ये बन जाएगा NH3 0.5 प्लस P और ये बनेगा P। इज दैट क्लियर? हाँ ना, कुछ तो बोलो। पहले से 0.5 था ना इसका, तो अब ये इक्वली डिसोसिएट होकर के 0.5 प्लस P बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये टोटल प्रेशर जो इन दोनों का प्रेशर मिला करके 0.84 है, तो अभी 2P आएगा 0.34, तो P आया 0.17, ठीक है। बट आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kp, तो Kp क्या आएगा? 0.17 प्लस 0.5 जो कि NH3 का प्रेशर है, मल्टीप्लाइड बाई 0.17, यही ना? जीरो 0.5 प्लस P क्यों लिखा? क्योंकि NH3 का टोटल पार्शियल प्रेशर पहले 0.5 था, डिकम्पोज होने के बाद 0.5 प्लस P हो जाएगा ना, डिकम्पोज हुआ ना वो। NH4HS से भी तो NH3 बन रहा है ना। क्लियर है श्रेयस? जो NH4HS है उससे भी तो बन रहा है ना NH3 डिकम्पोजिशन के बाद। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि NH3 के मोल्स बढ़ने लगेंगे तो इसलिए बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो बेसिक गैस लॉज है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपोनेंट है, उसके मोल्स बढ़ा दोगे तुम, कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स नहीं होता है। ऑब्वियसली मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। जब पहले से NH3 था, उसके बाद NH4HS के डिकम्पोजिशन के बाद भी NH3 बन रहा है, तो NH3 के मोल्स बढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा।
That is the primary reason. एक को, अरे क्योंकि H2S के पहले से कोई मोल थोड़ी थे, NH3 के पहले से मोल थे ना, तो H2S का कैसे लिख सकते हैं 0.5 प्लस P, NH3 के लिए ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन भी तो एक बार पढ़ लो। क्लियर एवरीबॉडी? So can we proceed now? Okay. ठीक है, अभी देखो हमारा टॉपिक जो है वो है रिएक्शन। पहले तो हम पढ़ने वाले हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ये हमें क्या बताता है वो देखेंगे। पहले तो रिएक्शन कोशेंट, एवरीडे रिएक्शन कोशेंट याद आ रहा है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में भी इंट्रोड्यूस किया था। रिएक्शन कोशेंट क्या करता है, इट टेल्स अस अबाउट द स्टेटस ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेटस ऑफ इक्विलिब्रियम, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी, तुमने ए के साथ स्टार्ट किया तो इनिशियली सिर्फ ए नॉट था, T1 पे ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। तो अब क्या है, हम चाहते हैं कि जैसे मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 1 है, तो एट t इज इक्वल टू 0 यदि तुम निकालोगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू q का, q तो जानते हो ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्टिव मास प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या बताओ, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको लिख लीजिए, विल मूव अहेड। डन? ओके फाइन। तो अब देखो क्या है, तो एट t इज इक्वल टू 0 यदि हम बात करते हैं t इज इक्वल टू 0, तो इस टाइम इंटरवल पे रिएक्शन कोशेंट आएगा 0 अपॉन ए नॉट, जो कि 0 है, और हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 होता है।
तो रिएक्शन कोशेंट 0 का मतलब ये हुआ कि द रिएक्शन इज येट टू स्टार्ट। ये समझ में आया? रिएक्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इज दैट क्लियर और नॉट? रिएक्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। मान लो Q लेस देन K आया, यानी अभी K 1 है, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है तो Q अभी 1 से कम है। इसका मतलब क्या है एवरीबॉडी? रिएक्शन कोशेंट यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है अभी, तो अभी तक इक्विलिब्रियम पे हम पहुंचे हैं क्या एवरीबॉडी? इफ रिएक्शन कोशेंट इज लेस देन 1, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हमने इस बार लिया था, ठीक है। तो अभी तक हम इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचे, तो रिएक्शन इज येट टू रीच इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इज येट टू रीच इक्विलिब्रियम, तो ये किधर जाएगा? ये फॉरवर्ड जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो राइट डाउन। इसमें k is equal to 1 कंसिडर ऑलवेज नहीं करना है, मैंने एक रैंडम वैल्यू ले ली है। तुम 10 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू। k is equal to 1 मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिया है। रिटन एवरीवन? रिटन नॉट? लिख लिया आपने? अच्छा, मान लो q सपोज ज्यादा आ गया k से, जैसे 1 अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन ज्यादा आगे बढ़ गया है, राइट? है ना? तो अब कहाँ जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा उसके केस में। इज दैट क्लियर ना? उसके केस में बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो रिएक्शन कोशेंट की सहायता से, इसकी मदद से हम ये पता करते हैं कि रिएक्शन का स्टेटस क्या है। इज दैट क्लियर? और वो किस तरफ पहुंचेगा, क्या वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ठीक है। और ये बैकवर्ड शिफ्ट इसके केस में कब तो होगा? टिल Q बिकम्स K, ठीक है ना। और Q इज इक्वल टू K पे क्या होगा ऑलरेडी? इक्विलिब्रियम होगा। इज दैट क्लियर? यदि रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब सिद्देश ये होता है, जैसे मान लो तुम्हारा ये रिएक्शन है A रिवर्सिबल B, और इसका कंसंट्रेशन 1 आ गया और इसका कंसंट्रेशन 2 आ गया, और सपोज उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, तो रिएक्शन कोशेंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट? तो अब इसका मतलब क्या है? 2 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये रिएक्शन इस तरफ चलेगी। समझ में आया? तो ये होता है बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब। यस, तो बेसिकली आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिएक्शन कोशेंट और इसका यूज क्या है। ये सब समझ गए? रिएक्शन कोशेंट का यूज क्या है? ये हमें स्टेटस ऑफ इक्विलिब्रियम पता करने में मदद करता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, क्या इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम से पहले है या फिर आगे चला गया, ठीक है। तो अब वो हमें ट्रैक करने में मदद करेगा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़े। फाइन। तो अब क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली रिएक्शन कोशेंट वगैरह के बारे में। अब आ जाते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अंदर ही आता है रिएक्शन कोशेंट,
बिकॉज इसमें ट्रैक ही करना होता है। ये क्या बोलता है, whenever a reaction at equilibria, ठीक है, एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, इज गोज थ्रू या इज सब्जेक्टेड टू, ऐसा लिखते हैं, इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज कर दो, ठीक है, प्रेशर चेंज करो, कंसंट्रेशन चेंज करो, मोल्स चेंज करो, ठीक है, एक्सेट्रा। तो क्या होता है, देन इट ट्राइज टू अपोज द इफेक्ट ऑफ द चेंज। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रिया पे है, आप उसको चाहोगे कि एक्सटर्नल कंडीशंस लगाएं उसके ऊपर, कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन लगाओगे तो वो क्या करेगा कि इफेक्ट जो चेंज है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और उसको अपोज करेगा। देखो इसका रीजन क्या है, देखो बेसिकली इसका रीजन क्या है, इक्विलिब्रिया एक तरह से स्टेबल स्टेट होती है रिएक्टेंट की। ये पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, आई एक्सप्लेन किया था क्यों होता है। It tries to like conditions like change in pressure, concentration, moles, etc. Then it tries to oppose the effect of change. Whenever a reaction at equilibria is subjected to external conditions like change in pressure, concentration, moles, etc., then it tries to oppose the effect of change. ठीक है आदित्य, written? ओके, तो अब देखो क्या है, इस चीज को समझते हैं कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, हम बोलना क्या चाह रहे हैं और ऐसा क्यों है। देखो हमने सीखा है कि मान लो एक रिएक्शन है, ए बना रहा है बी, और लेट से डेल्टा जी नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, राइट? ठीक है ना? तो अब होता क्या है, इधर हम फ्री एनर्जी प्लॉट करते हैं, लेट से फ्री एनर्जी, एंड लेट से दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो अब जैसे ये ए है रिएक्टेंट, तो बी की फ्री एनर्जी तो कुछ कम ही होगी ना, डेल्टा जी रिएक्शन का नेगेटिव है तो बी तो फ्री एनर्जी कम ही होगी। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, देखो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से चला होगा, ठीक है। तो अब यदि अलग अलग स्टेटस है, इसको तुम टेम्परेचर के अगेंस्ट भी प्लॉट कर सकते हो, हमें अलग अलग केसेस में कर सकते हैं इसको। तो अब होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रिया पे डेल्टा जी जीरो होता है, राइट? इक्विलिब्रिया पे डेल्टा जी होता है जीरो, और हम ये भी जानते हैं कि उस पॉइंट पे जी मिनिमम होता है और एस टी मैक्सिमम होता है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, वैसे तो इक्विलिब्रियम में किए हैं, याद आ रहा है कुछ? ये इक्विलिब्रिया पे हम लोग जानते हैं, इक्विलिब्रिया पे फ्री एनर्जी मिनिमम हो जाता है। यहाँ पे इक्विलिब्रिया नहीं है, इक्विलिब्रिया इस स्टेट पे बन सकती है, राइट? तो इक्विलिब्रिया पे हम जानते हैं कि डेल्टा जी जीरो होता है और जी मिनिमम होता है और एस टी मैक्सिमम होता है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि इक्विलिब्रिया इज अ वेरी स्टेबल स्टेट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रिया जो है ये एक तरह से इज अ स्टेबल स्टेट। इक्विलिब्रिया एक स्टेबल स्टेट है, इज दैट क्लियर? तो अब ये एक स्टेबल स्टेट को चेंज करना चाहेगा क्या? ये स्टेबल स्टेट को चेंज करना चाहेगा? ऑब्वियसली नहीं करना चाहेगा। जैसे मान लो एक बच्चा जो है वो किसी जगह पे बैठ के बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है, लेट से झूले पे या कोई भी जगह पे,
और वहां पे उसको बहुत आनंद आता है, दैट इज हिज फेवरेट प्लेस। तो कोई भी उसको उठाने की ग्राफ में माउंटेन नहीं बनेगा क्या? एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी बता रहे हैं हम, तो फ्री एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं, टोटल एनर्जी थोड़ी प्लॉट कर रहे हैं श्रेयस। एक्टिवेशन एनर्जी तो हम लोग एनर्जी के लिए प्लॉट करते हैं, इंथैल्पी के लिए, यहाँ फ्री एनर्जी प्लॉट किया है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट, हाँ जैसे एक बच्चा था जो कि अपना फेवरेट प्लेस पे बैठा था, उसको वहीं बैठना पसंद है, और वहां पे उस वहां पे एक तरह से बोल सकते हो उसकी एनर्जी मिनिमम है, तो तुम उसको वहां से हटाने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा बताओ? विल ही अपोज? एवरीबॉडी, विल ही अपोज और नॉट? ऑब्वियसली ही विल। तो उसी अब वहां से अब क्या करोगे? उसको वहां से भगाओगे या फिर धक्का मारोगे तो अपोज करेगा, उसको खींचोगे तो उसको अपोज करेगा, कोई भी मतलब तरीके से तुम उसको हटाने की कोशिश करोगे तो ही विल ट्राई टू अपोज द एक्सटर्नल चेंज एंड मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, राइट? उसी तरह रिएक्शन के लिए भी है, इक्विलिब्रिया उसके लिए एक स्टेबल स्टेट होती है, वहां पे फ्री एनर्जी मिनिमम होता है और एंट्रोपी मैक्सिमम होता है। तो जो भी एक्सटर्नल चेंजेस तुम करोगे इक्विलिब्रिया पे, वो क्या करेगा? सबको अपोज करने लगेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसको ड्रॉ कर लो, वैसे ही तुम तो चल मैंने समझ पढ़ रखा है। ओके डन। फाइन। अब देखो क्या है, ये मान लो इस तरह का एक सिस्टम बना लेते हैं, ये मान लो यहाँ पे एक बॉल रखा है, तो ये भी इसकी एक स्टेबल स्टेट है। अब तुम इसमें जो भी चेंज करोगे तो ये क्या करेगा बताओ? उसको अपोज करेगा ना। यदि तुम इसको इधर धक्का मारो तो यहाँ आएगा, तुम इसको इधर धक्का मारो तो यहाँ आएगा। तो रिएक्शन के लिए भी वैसा ही है कुछ केस। रिएक्शन को क्या करोगे? वो अपने स्टेट पे आने के लिए जो भी पॉसिबल काउंटर चेंजेस है वो करेगा। इज दैट क्लियर? सार्थक, राइट इट डाउन। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है। तो अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चेंजेस करता क्यों है? ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, क्यों अपोज करता है? व्हाट इज द रीजन? टू रिटेन इट्स स्टेट, पहला चीज तो ये अपने स्टेट को रिटेन करेगा, एंड कीप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम। ये समझ में आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, राइट? यदि तुमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता। तो पहला है कि अपना स्टेट को रिटेन करेगा, और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा। ठीक है ऑलरेडी, इसमें किसी को डाउट है? रिएक्शन पे तुम यदि एक्सटर्नल चेंजेस करते हो तो वो कोशिश करता है कि उन एक्सटर्नल चेंजेस को अपोज करे। क्यों अपोज करता है वो? क्योंकि उसकी एक स्टेबल स्टेट है, और यदि टेम्परेचर तुमने चेंज नहीं करी है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं हो सकती। तो यही दो रीजन है क्यों अपोज वो क्यों करता है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर नाउ? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे क्या होता है? इज दैट क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन चेंज हम देखने वाले हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन चेंज का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी, ठीक है? टी इज इक्वल टू 0 पे ए नॉट था, कुछ नहीं था ये,
t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रिया पे ये a नॉट माइनस एक्स है और ये x है। इज दैट क्लियर? तो गाइज आप बताइए रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x अपॉन a नॉट माइनस एक्स आएगा। इज दैट क्लियर? अब तुमने b में कुछ मोल्स डाल दिए, लेट्स से p, b में कुछ मोल डाल दिए, कितने डाल दिए p, ठीक है, p मोल्स ऑफ b आर एडेड एट इक्विलिब्रिया। तो तुमने नहीं लगता इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब किया है? एवरीबॉडी, तुमने एडिशनल मोल्स डाल दिए इक्विलिब्रिया को, तो इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब कर दिया ना, तो हम ये बोलेंगे कि डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रिया। हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स लगा दिया यहाँ पे, इक्विलिब्रिया को हमने कर दिया डिस्टर्ब। अब तुम्हें क्या लगता है रिएक्शन अपोज करेगा? एवरीबॉडी, अब रिएक्शन इस चीज को अपोज करेगा या चुपचाप बैठा रहेगा? बताओ, अपोज करेगा क्या? तो अब कैसे अपोज करेगा? अब जरा देखो, x प्लस पी अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोशेंट ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। इज दैट क्लियर? रिएक्शन कोशेंट हो गया ना ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। obviously p is not equal to 0. Is that clear? Guys, is that clear कि रिएक्शन कोशेंट कैसे ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ? से यस और नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ऑब्वियसली रिएक्शन कोशेंट ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया है। तो अब रिएक्शन किधर जाएगा बताओ? अब रिएक्शन किधर जाएगा? अब रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू और यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू। तो ये हो गया रिएक्शन वापस एडजस्ट करेगा। तो अब ये क्या लिखा हमने? ये हो गया रीएडजस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? जैसे बॉल को हमने इधर भेजा था तो बॉल इधर वापस आया, रीएडजस्ट किया अपने को। अब ये चमका या नहीं चमका कि क्या हो रहा है बेसिकली? तो सर Q इज इक्वल टू P होगा ना? नहीं नहीं, Q इज इक्वल टू P नहीं होगा। अच्छा, एक बच्चे ने बड़ा सही सवाल पूछा है, क्या P इज इक्वल टू Q होगा? ये अच्छा सवाल है। नहीं नहीं, ये बात आपको समझ गया, ये मैं समझ गया हूँ कि आई अंडरस्टूड दिस। बट एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि क्या P इज इक्वल टू Q होगा? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं होगा। P will not be equal to Q। अब मैं पूछता हूँ क्यों, इसके बारे में तुम सोचो। P will not be equal to Q, actually this is the case। कोई बता सकता है कि P और Q की इक्वल क्यों नहीं होंगे? P is not equal to 0 ना ना, ये कोई रीजन नहीं है सिद्धेश, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ श्रेयस, तुम्हारा आंसर काफी लॉजिकल है। सेम हो जाएंगे तो फिर इक्विलिब्रियम, और सेम हो गए तो चेंज ही नहीं हुआ ना। P यदि और Q इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, इस चीज को मैं समझाता हूँ। ये लिख लिया तुमने? पहले लिख लो इसको, आई विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। एवरीबॉडी रिटन? ओके, राइट डाउन। रीएडजस्टमेंट एट इक्विलिब्रिया, लास्ट लाइन यही है, रीएडजस्टमेंट एट इक्विलिब्रिया।
क्या होगा एडजस्टमेंट? अरे बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यही एडजस्टमेंट है ना सिद्धेश। बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब ही एडजस्टमेंट है। तुमने चेंज किया तो उसने वो काउंटर चेंज दिया ना, तुमने मोल्स ऐड कर दिया प्रोडक्ट का, तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। सो दैट इज द काइंड ऑफ चेंज वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज द काइंड ऑफ एडजस्टमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। आगे बढ़े, आगे बढ़े नहीं बढ़े? चलो इस चीज को समझते हैं। ये सबने लिख लिया है ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके फाइन। अब जैसे मान लो एक केस समझते हैं, इक्विलिब्रिया का एक केस समझते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे रमेश और सुरेश अच्छे दोस्त हैं और इनके बीच में डील हुई है कि इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगी, मतलब R बाई एस हमेशा 1 रहेगा। इनके बीच में क्या डील हुई है कि कोई भी कितना भी पैसा कमाए, यदि दूसरे की जरूरत पड़े तो एक दूसरे की मदद करेंगे। मतलब समझ में आ रहा है? रमेश ने ज्यादा पैसा कमा लिया तो सुरेश की मदद करेगा, सुरेश ने ज्यादा पैसा कमा लिया तो रमेश की मदद करेगा। हर पॉइंट पे दोनों के पैसे बराबर ही रहेंगे। सिमिलरली रमेश के पैसे खत्म हो गए तो सुरेश मदद कर देगा। तो अब इनिशियली दोनों के पास एक एक रुपया था, ठीक है। अब रमेश के पास, ठीक है, 1+1, 1 रुपया एक्स्ट्रा आ गया। तो अब तुम्हें लगता है रमेश तो अब ज्यादा अमीर हो गया, किससे? सुरेश से। तो अब ये दोनों कुछ डिवाइड करेंगे ताकि दोनों बराबरी पे आए। इज दैट क्लियर? तो अब क्या रमेश 1 रुपया के काउंटर के लिए इसको एक का एक दे देगा? जैसे तुमने बोला था ना कि क्यू पी ऐड किया था तो पी माइनस क्यू होगा। तो अब ये पी अपना 1 रुपया है, तो अब रमेश कितने देगा पैसे सुरेश को, बताओ? 0.5 देगा ना ये। तो अब ये जो इसका 1 था, जो तुमने इसमें 1 ऐड किया, ये -0.5 हुआ और ये 0.5 प्लस 1 हुआ। तो अब जो पी है ये तो क्यू से बड़ा है ना। तो अब जरा सोचो, ये 1.5 और ये 1.5 है। अब देखो अब क्या है, इन दोनों, ये दोनों एक कंबाइंड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब किसी को भी पैसे दोगे तो टोटल पैसे दोनों के बढ़ जाएंगे, समझ में आ रहा है? नए इक्विलिब्रियम में टोटल पैसे दोनों के बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यदि इनसे पैसे ले लो तो नए इक्विलिब्रियम में दोनों के पैसे कम हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब पिछले केस में हमने मोल्स ऐड किए थे। गाइस ये समझने की कोशिश करना, पिछले केस में हमने मोल्स ऐड किए थे, तो नए इक्विलिब्रिया पे मोल्स तो पहले से ज्यादा ही होने चाहिए ना। तो नए इक्विलिब्रिया पे पहले से मोल्स ज्यादा ही होने चाहिए। तो उस हिसाब से ये वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए ए नॉट से, -x से, पुराने इक्विलिब्रिया से। यानी क्यू इक्विलिब्रिया कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? एंड p has to be greater than q. Is that clear? इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो कि जो पहला चेंज हुआ ना, काउंटर चेंज उसके कम ही होता है। मतलब जो इफेक्ट, मतलब पहला चेंज सपोज तुम्हारा पी है और उसके लिए काउंटर चेंज क्यू हुआ, तो पहला चेंज बड़ा होता है दूसरे काउंटर चेंज से। क्यू ग्रेटर, यहाँ यहाँ उस रिएक्शन में हर बार, मतलब देखो काउंटर चेंज छोटा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल चेंज। ये तुम याद कर सकते हो, ये हमेशा वैलिड है। काउंटर चेंज इज ऑलवेज लेस देन एक्सटर्नल चेंज, ये हर जगह वैलिड है। जो काउंटर करेगा रिएक्शन वो एक्सटर्नल से कम ही काउंटर करता है। जैसे तुमने 1 ऐड किया तो काउंटर 0.5 ही किया है। इज दैट क्लियर? और भी एग्जांपल देके मैं समझा सकता हूँ, तुम्हें चमक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल देके समझाऊं क्या? कभी इक्वल नहीं होते, कभी भी नहीं। रिमूव करके दिखा दूंगा बालक, टेंशन मत लो, ऊपर लिख लो इसको, ठीक है। रिमूव करके भी दिखा दूंगा।
डन एवरीवन, ये वाली बात तो सबको चमक रही है ना, एडिशन वाली, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये हम याद रख सकते हैं ना कि काउंटर चेंज एक्सटर्नल चेंज से कम होता है। आई विल टेल यू व्हाई, वो तो मैं समझा ही दूंगा कैसे, बट इसको अभी याद ही रखो। ओके, अब देखो दूसरा केस पकड़ लेते हैं। दूसरा केस क्या था, अपने पास एग्जांपल था, एक बहुत अच्छे दोस्त थे रमेश और सुरेश, उनके बीच में उसमें a नॉट माइनस एक्स माइनस क्यू और x माइनस पी प्लस, देखते हैं वो रमेश सुरेश वाला एग्जांपल लेंगे, फिर हटा के मूल दिखा देंगे तुम टेंशन मत लो। अब जैसे रमेश और सुरेश के बीच वाली दोस्ती वाले एग्जांपल ले लेते हैं। इनके बीच में क्या दोस्ती का क्या डील था, ये दोनों के पैसे बराबर रहेंगे। इज दैट क्लियर? दोनों दुख में और सुख में दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, राइट। तो अब इसके पास 1 रुपया था, इसके पास 1 रुपया था। अब एक ऐसा स्थिति आया कि रमेश को दिक्कत हो गई पैसों की और उसके पास 0.5 रुपीज खर्च हो गए, और रमेश के पास तो अभी भी 1 रुपया ही है। तो तुम्हें लगता है कि रमेश की मदद करना चाहिए ना सुरेश को, राइट? तो अब ये क्या करेगा बताओ, ये क्या करेगा, 1 माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कर देगा कुछ। इज दैट क्लियर? तो अब ये कितने मिलेंगे बताओ, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, तो अभी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आ गई 0.25। समझ में आया? तो अब ये हो गया 0.75 और ये हो गया 0.75। तो अब देखो यहाँ पर चेंज तुमने क्या किया, तुमने चेंज लाया है 0.5 का। अब तुम्हारा काउंटर चेंज कितना आ रहा है एवरीबॉडी, काउंटर चेंज कितना आ रहा है 0.25। तो काउंटर चेंज तो हमेशा एक्सटर्नल चेंज से कम ही होता है ना। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो पैसे अब दोनों से कम, मतलब दोनों में से अब दोनों की दोस्ती ऐसी है कि एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे का सहारा बने रहना है। तो अब मोल्स अब पैसे निकाल दोगे तो नए इक्विलिब्रियम पे दोनों के पैसे तो कम ही रहेंगे ना पहले से। तो इसी तरह से जब तुम मोल्स ऐड करोगे ना, तो इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स बढ़ने का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ मोल्स बढ़ जाएंगे, और निकालोगे इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों तरफ मोल्स कम हो जाएंगे। गाइस आर वी क्लियर ऑन दिस नाउ? तो अभी चमक रहा है, थोड़ा चमकीला लग रहा है। तो ये लिखना है। ओके, आगे बढ़े फिर। ये रिलेशन कैसे आया, कौन सा रिलेशन? कि काउंटर चेंज एक्सटर्नल चेंज से। अरे भाई बता तो दिया तुम्हें, एक और एग्जांपल 1/2 नहीं रहेगा, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, इट इज नॉट ऑलवेज 1/2। इज दैट क्लियर? नए इक्विलिब्रियम पे ज्यादा रहेगा, इसमें क्या है तुम्हें कंफ्यूजन? अच्छा ये एग्जांपल नहीं, रीजन बताइए। रीजन तो तुम मैथमेटिकली सोच सकते हो श्रेष्ठ। तुम्हें ये तो पता है ना कि x प्लस पी माइनस क्यू शुड बी ग्रेटर देन x। ऑब्वियसली नए इक्विलिब्रियम पे चेंज करने पे भी तो मोल्स ऐड हुए, तो पहले से तो ज्यादा ही होगा ना। ये तुम्हें लग रहा है सही? मैथमेटिकली सोचो, तुम लोग तो यार तेज बच्चे हो, सोच नहीं पा रहे हो। ये यार बच्चे बता देते हैं। हमने बोला कि नए इक्विलिब्रियम पे मोल्स बढ़ जाते हैं, तो अब ये x प्लस पी माइनस क्यू शुड बी ग्रेटर देन x ना। तो देख लो, उस केस में p माइनस क्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 0, यानी p शुड बी ग्रेटर देन q। प्रूव हो गया। लो, मोल्स कम करने वाला केस अलग हो जाएगा, विल सी दैट।
ये लिखना है तुम्हें? अच्छा, मोल्स कम करने का केस भी ले लेते हैं, चलो ठीक है। ए बी ए नॉट 0, इस बार सब प्रूव करेंगे खुद से। ये मान लो ए नॉट माइनस एक्स है और एक्स है, किस तरफ मोल्स निकाले बताओ इस बार, किस तरफ से मोल्स निकाले, ए की साइड से या बी की साइड से? ए की साइड से निकाले, ठीक है। तो इसी चीज को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ए नॉट माइनस एक्स माइनस पी और ये एक्स। तो अब यह क्या होगा बताओ, अब रिएक्शन किस तरफ जाएगा? अब क्यू देखो क्या है, ए अपॉन ए नॉट माइनस एक्स माइनस पी, तो लेस देन के है ना, तो फॉरवर्ड जाना चाहिए। एवरीबॉडी फॉरवर्ड जाएगा, इसमें किसी को डाउट है? क्यू लेस देन के हो गया। श्रेयस फिर उल्टा जवाब दे रहा है, अरे इस बार बैकवर्ड जाएगा क्या? एवरीबॉडी इस बार किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड ही जाएगा ना, इसमें किसी को डाउट है? इसमें कितने लोग को, श्रेयस को लग रहा है बैकवर्ड जाएगा, और किसी को? तो प्रोडक्ट बनना मतलब फॉरवर्ड हुआ ना, बी की तरफ जाना हुआ। फॉरवर्ड में कन्विंस नहीं हो आप लोग अभी? गाइस हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड? कितने लोगों को अभी भी डाउट है फॉरवर्ड कैसे जाएगा? ठीक है, तो अब ये माइनस मतलब हमने ऐड किया है, इसमें पी मोल्स निकाल दिए, ठीक है। हमने किया क्या है, पी मोल्स ऑफ ए इज रिमूव्ड, एक पी मोल्स ए के निकाल दिए, तो अब होना क्या चाहिए, अब ये माइनस क्यू जाएगा, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब ये क्या है, पी तुम्हारा चेंज हो गया और क्यू क्या हो गया एवरीबॉडी? क्यू क्या है, काउंटर चेंज। इज दैट क्लियर? पी तुम्हारा चेंज है और क्यू क्या है, काउंटर चेंज। ये चमक रहा है सबको या नहीं चमक रहा है? तो अब बताओ, मोल्स निकाल दिए, तो अब जो नए मोल्स बनेंगे ये पहले से ज्यादा होंगे या कम होंगे बताओ एवरीबॉडी? ये पहले से ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे, राइट? ठीक है, तो अब देखो क्या है, माइनस पी माइनस क्यू हैज टू बी लेस देन 0, यानी माइनस पी हैज टू बी ग्रेटर देन क्यू, यानी P will again be greater than Q। यहाँ साइन में कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ मॉड ले लो ना, एक मिनट माइनस पी माइनस क्यू, यहाँ कंपेयर नहीं हो रहा, प्लस क्यू होगा। हमने किया क्या है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, हमने उल्टा किया है, ये बैकवर्ड जाएगा, उल्टा किया है, हाँ ये बैकवर्ड जाएगा, तो ये प्लस क्यू होगा और ये माइनस क्यू होगा, ये उल्टा हो गया, सॉरी 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 श्रेयस, इज दैट क्लियर? अरे ये क्यू ग्रेटर देन के नहीं है, ये लेस एक्चुअली ग्रेटर है, सॉरी ये गलत था, हाँ सही बोल रहे थे तुम, एक्चुअली डिनोमिनेटर कम कर दिया ना, डिनोमिनेटर कम किया, ध्यान दो, डिनोमिनेटर कम किया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू होगा। ठीक है, सही था तुम्हारा रिलेशन। देखो क्या है, बेसिकली हमने इधर से क्या किया, डिनोमिनेटर को कम कर दिया है, तो ग्रेटर देन के होगा तो ये बैकवर्ड ही जाएगा। इज दैट क्लियर? श्रेयस तुम सही थे, हमने ध्यान नहीं दिया। इज दैट क्लियर? तो ये बैकवर्ड जाएगा, तो बैकवर्ड जाएगा तो ये माइनस क्यू होगा और ये प्लस क्यू होगा। अब होना ये चाहिए कि अब मोल्स हमने हटा दिए हैं तो नए वाले मोल्स पहले से कम होंगे, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अभी देखो फिर से तुम्हारा रिलेशन डिराइव हो जाएगा। जस्ट मिनट, हाँ
ये तुम्हारा फिर से रिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा, P ग्रेटर देन Q, यानी काउंटर चेंज इज लेस देन एक्सटर्नल चेंज। फिर से प्रूव हो गया ना? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो देखो हम एक बार इसको समझते हैं कि हमने किया क्या। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर गड़बड़ हो गया था क्या, देखो हमने यहाँ पर एक्चुअली में मोल्स ऐड किए थे, मतलब निकाल दिए थे, तो डिनोमिनेटर कम करने से बढ़ जाएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? डिनोमिनेटर कम करने से ओवरऑल एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, तो Q ग्रेटर देन K हो गया, ये गड़बड़ था, ठीक है ना? तो अभी तो क्लियर हो गया होगा ना, बैकवर्ड जाएगा, ये न्यूमरेटर समझ के कर दिया था, ये क्लियर हो गया, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड क्लियर है ना सबको? एवरीबॉडी बैकवर्ड क्लियर है या नहीं है? ठीक है, बैकवर्ड क्लियर है। तो अब बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है, ये इधर x से माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो हमने कर दिया यहाँ माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू, ठीक है, इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू, राइट। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। अब देखो अब मोल्स हमने निकाले हैं, तो इक्विलिब्रियम पे जो नए मोल्स बनेंगे वो तो पहले से कम ही होंगे ना, क्योंकि ओवरऑल मोल्स तो कम हो गए। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नॉट? ओवरऑल मोल्स तो कम हो गए हैं, तो उस केस में हमने प्रूव कर लिया P ग्रेटर देन Q, यानी काउंटर चेंज हमेशा छोटा होता है एक्सटर्नल चेंज से। अभी सब कुछ, अभी तो लग रहा होगा थोड़ा चमकीला। ये लिख लिया सबने? तो आगे बढ़े, एवरीबॉडी आगे बढ़े, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन है, अपन इसी चीज को सबसे पहले समझते हैं, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ चेंज, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट, मतलब रिएक्शन आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। A N2 plus 3H2 gives 2NH3, हमने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, एडिशन ऑफ N2 ऐड करेंगे, रिएक्शन किधर जाएगा बताओ, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, बताते जाओ। फॉरवर्ड जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, इसमें किसी को डाउट है? तुमने N2 के मोल्स ऐड किए, तो मोल्स ऐड करने पे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। H2 plus I2 gives 2HI, रिमूवल ऑफ H2 निकाल लिया तो क्या होगा बताओ? एवरीडी बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। लेट्स से SO2 plus half O2 gives SO3, एडिशन ऑफ, अरे यार, एडिशन ऑफ SO3, एडिशन ऑफ SO3 में क्या होगा बताओ? बैकवर्ड, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो अब क्या होता है, तो बेसिकली कंक्लूड कर दें कि किधर जा रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन वेयर मोल्स आर एडेड, नहीं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एडिशन ऑफ मोल्स, इज दैट क्लियर? इधर मोल्स ऐड करते हैं उसके अपोजिट जाता है, जैसे रिएक्टेंट में ऐड किया तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, और प्रोडक्ट में ऐड किया तो रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, यही है ना? कंक्लूड कर पा रहे हैं हम, नहीं कर पा रहे? रिएक्टेंट में ऐड किया तो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, और टुवर्ड्स द सेम साइड from where moles are removed. Is that clear?
Okay, so write it down. Done, everyone? Okay. एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है क्या, तुम्हारे पास एक रिएक्शन है A plus B gives C plus D, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है ऑलरेडी? 1 है। और एक इक्विलिब्रिया है जहां पे आपको दे रखा है 2, लेट्स से दिस इज 2 2 एंड दिस इज 4 4। ठीक है, तो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B, C and D at new equilibrium। ये क्वेश्चन समझ में आया? एवरीडे क्वेश्चन समझ में आया? न्यू इक्विलिब्रिया पे बोल रहा है कि C A B, ये कॉन्सेंट्रेशन ही दिया है। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है A, B, C और D की एट न्यू इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? पहले बताओ कि एक्चुअली क्या ये इक्विलिब्रिया पे है? कैसे पता करेंगे? रिएक्शन क्वेश्चन निकालेंगे, राइट? क्या ये इक्विलिब्रिया पे है? नहीं, इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो अब देखो Q ग्रेटर देन K आ रहा है, तो किधर जाएगा बताओ एवरीडी? किधर जाएगा एवरीडी? किधर जाएगा? अरे आगे जाएगा, पीछे जाएगा, किधर जाएगा बताओ? बैकवर्ड जाएगा। वेरी गुड, बैकवर्ड जाएगा। यानी ये माइनस एक्स से इधर प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? तो अब हम लिखेंगे 4 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। ठीक है एवरीडी? तो इसको सॉल्व करो, एक्स आ जाएगा 1, यानी आएगा 3 3 3 3। समझ में आया कैसे करना है? आसान है या मुश्किल है? एक बार और बताऊं। देखो आपको इक्विलिब्रिया पे दे रखा था कंसंट्रेशन, तो हमने रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाला। रिएक्शन कोएफिशिएंट अमन कितना आया बताओ? आई विल कम टू दैट सलोनी, डोंट वरी। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है सलोनी बताओ? अमन एंड सलोनी, व्हाट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट? नहीं बताओगे? अरे लिखा हुआ है 4 आ रहा है। तो अब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है या कम? वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है या कम? ज्यादा है ऑब्वियसली। तो अब जब रिएक्शन कोएफिशिएंट से ज्यादा है तो रिएक्शन किस तरफ जाती है? Q ग्रेटर देन K, तो किधर जाती है? पीछे जाती है। तो अब जैसे मान लो तुम्हारे पास A गिव्स B है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ये 1 और 0 है, तो 1 माइनस x लिखते थे ना, और इधर x लिखते थे। या फिर ऐसा मान लो ये A होता और ये B होता, तो तुम क्या लिखते? A माइनस एक्स और B प्लस एक्स। तो जब बैकवर्ड जाएगा तो कैसे लिखोगे? B माइनस एक्स A प्लस एक्स। तो इसे ही किया ना, इधर इधर माइनस एक्स और इधर प्लस एक्स। क्लियर है सलोनी? इज दैट क्लियर नाउ? बैकवर्ड शिफ्ट में इधर माइनस एक्स कर दिया, इधर प्लस एक्स कर दिया। अब मान लो तुम इधर से देखो ना, अब मान लो रिएक्शन इधर हो रहा है, तो इधर माइनस एक्स और इधर प्लस एक्स करोगे। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब देखो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, तो हमने क्या किया? दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस हैज टू बी 1, इक्वेट कर दिया और सॉल्व कर लिया एक्स के लिए। किसी को और चमकने में समस्या है? एनीबॉडी जिसको कम चमकीला लग रहा है?
Write it down already. Written. अच्छा एक काम करो, पेज 8.43 क्वेश्चन नंबर 4 जे मेन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है। एवरी आ गया आंसर? ओके, नैनेश चौधरी वेरी गुड, तुम्हारा आंसर सही है। श्रेयस तुम्हारा आंसर गलत है। सिद्धांत मिश्रा तुम्हारा भी आंसर सही है, वेरी गुड। Is that clear? Okay, fine. So should I solve it or everybody done? करके दिखाओ, कर लिया सबने? देखो A plus B gives C plus D, ये अपना रिएक्शन है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को 100 दे रखा है और बोल रहा है कि सारे स्पीशीज का और सबका। अब देखो ये बताओ, रिएक्शन क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एवरीडे रिएक्शन क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, राइट? गाइस प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। ये रिएक्शन क्वोशिएंट 1 आपको पता चल रहा है? से यस और नो? तो अब बताओ, ये छोटा है बड़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से? Q लेस देन K है ना, तो किधर जाएगा रिएक्शन? फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा? किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, राइट? कन्विंस्ड हो? फॉरवर्ड जाएगा इस बात से? ओके, तो अब ये 1 माइनस एक्स इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब आपको डी के लिए निकालने बोला है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दो बार है। अपन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 100 आएगा, तो 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स 10 आएगा। सॉल्व कर लो एक्स के लिए, इसमें क्या है? तो 1 प्लस एक्स इज 10 इंटू 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स इज 10 माइनस 10x। ठीक है, तो ये क्या आएगा बताओ? 11x इज इक्वल टू 9, तो x 9/11 आया। ठीक है एवरीबॉडी, x आया 9/11। तो अब d का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? 1 प्लस 9/11। तो देख लो 1 प्लस 9/11 क्या आएगा? 1.182 आएगा, 1.818 सॉरी। तो अब मजा आ रहा है तुम लोगों को या नहीं आ रहा है?
डन एवरीवन, लिख लिया सबने? ठीक है, एक बैकवर्ड का कराओ। पिछला क्वेश्चन तो बैकवर्ड ही करवाया था, देखो पिछला क्वेश्चन तो बैकवर्ड ही कराया था। एक और बैकवर्ड का कराओ। टेम्परेचर का यूज क्या है? टेम्परेचर का यूज यही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स रहेगा, और क्या। टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, और क्या। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नॉट? ओके, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये तो जनरल इक्वेशन था। मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का होता तो ए प्लस बी बी फॉर्म सी प्लस डी डी। अब इसके ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट और डी नॉट मोल्स होते, और मान लो क्यू ग्रेटर देन के होता, तो तुम इस केस में क्या करते? एवरीबॉडी इस केस में क्या करते? तुम करते डी नॉट प्लस डी एक्स, सॉरी बैकवर्ड जा रहा है ना, तो डी नॉट माइनस डी एक्स, सी नॉट माइनस सी एक्स, ए नॉट प्लस ए एक्स, बी नॉट प्लस बी एक्स, ऐसा करते। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हो जाता, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह रहता, 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस 5d। तो ये मान लो इसका कंसंट्रेशन डी नॉट, तो तुम डी नॉट माइनस 5x लिखते, सी नॉट माइनस 4x लिखते, ए नॉट प्लस 2x लिखते, और बी नॉट माइनस 3x लिखते। इनके इन केस क्यू ग्रेटर देन के होता तो। मैं मतलब बता रहा हूँ, पहले केस जो तुम्हें दिया वहां तो सीधा ए बी सी डी था, तो कोई कोफिशिएंट था नहीं वहां पे। पर यदि इस तरह से कोफिशिएंट रहेंगे तो आपको ऐसे ही करना है। बी नॉट प्लस 3x, बी नॉट प्लस 3x। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर नहीं है? अच्छा, एक अलग टाइप का क्वेश्चन दूं? इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दूंगा, मतलब हर बार एक ही टाइप का क्वेश्चन देंगे। जस्ट a minute, there is some noise. देखो ये रिएक्शन है, A aqueous gives B aqueous, ठीक है। A नॉट B नॉट जीरो, हाँ कॉन्सेंट्रेशन ही है, ठीक है एवरीबॉडी। चलो नहीं, वो कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब मान लो ये 1 लीटर के कंटेनर में ये इक्विलिब्रिया है, जहाँ पे A और B दोनों होंगे। इज दैट क्लियर? 1 लीटर का एक कंटेनर है जिसके अंदर A और B दोनों होंगे। तो अब क्वेश्चन है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc1 दिया है। When the volume of water in the container is changed to 2 liter, यदि हम इसको चेंज कर देते हैं 2 लीटर पे, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट न्यू इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? पानी डालने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा क्या एवरीबॉडी? पानी डालने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं डिस्टर्ब होगा? सोचो, होगा या ना? इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन दे दे क्या तुम्हें कुछ? इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन दे दें? चलो ये दोनों 1 1 है, ठीक है, ये दोनों 1 1 है, इक्विलिब्रिया पे दोनों 1 1 है, ठीक है। दे दिया कॉन्सेंट्रेशन, तो निकालो कैसे बिना दिए। टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रिया पे दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस 1 1 थे, ठीक है।
Everybody done? वन बाई फोर एंड वन बाई टू. एनीबडी एल्स? किसी और का आंसर आया? एवरीडी आंसर आया? देखो पानी डाल दोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा ना, ये वन बाई टू हो जाएगा और ये भी वन बाई टू हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ये वन बाई टू हो जाएगा और ये भी वन बाई टू हो जाएगा. तो अब रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा? वन बाई टू स्क्वायर अपॉन वन बाई टू. तो ये कितना आया? वन बाई फोर बाई वन बाई टू. इज दैट क्लियर? एवरीडी ये कितना आएगा? वन बाई टू आया, राइट? तो इस बार Q क्या होगा? Q इज लेस देन K. कोई दिक्कत है? एवरीडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये समझ में आया आपको? Q लेस देन K कैसे हो गया? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. ठीक है, तो अब रिएक्शन किधर जाएगा बताओ? फॉरवर्ड जाएगा. तो अब ये वन बाई टू माइनस एक्स और ये वन बाई टू प्लस टू एक्स होगा. ओके, भावेश को नहीं समझा, कोई बात नहीं. भावेश ये समझ में आ रहा है कि पानी डबल करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा. M1 V1 M2 V2 लगाएंगे. भावेश तो अब समझ में आ रहा है, एक था उसका मोलैरिटी, तो अब तो वन बाई टू होगा ना. तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन वन वन था, तो अब दोनों वन बाई टू हो जाएंगे. तो अब रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालो कितना आता है. अब रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालो कितना आता है. देखो अब रिएक्शन कोएफिशिएंट वन बाई टू आता है. अब ये वन बाई टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोटा है बड़ा है बताओ? ये वन बाई टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोटा है बड़ा है? छोटा है. तो अब किधर जाएगा रिएक्शन? फॉरवर्ड जाएगा, राइट? तो वन बाई टू माइनस एक्स, वन बाई टू प्लस टू एक्स. अभी चमका? और किसी को चमकने में समस्या है? एवरीडी किसी को समस्या है, समझने में तकलीफ? आगे बढ़े अब. फर्स्ट स्टेप में वन बाई टू क्यों किया आयुष? इसलिए वन बाई टू किया क्योंकि एक्चुअली में खुद सोचो, जब हम वन बाई टू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले कॉन्सेंट्रेशन वन था. अब हमने कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया? देखो M1 V1 M2 V2 जानते हो ना, लग सकता है. तो पहले वन इंटू वन था, अब M2 इंटू टू है, तो M2 अपना वन बाई टू आएगा, राइट? समझ में आया? पानी डबल करोगे तो मोलैरिटी आधी हो जाती है, राइट? तो अब हमने रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाला तो जो वो कम आ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू जो होती है उससे छोटी आ रही है. इज दैट क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कर लो. वन बाई टू प्लस प्लस टू एक्स क्यों किया? वेरी गुड भावेश. देखो एक्चुअली प्लस टू एक्स क्यों किया, कौन बताएगा? एवरीडी यहाँ पे प्लस टू एक्स क्यों किया? अरे वो टू भी है ना, एक मोल से दो मोल बनता है, तो एक्स से टू एक्स बनेगा ना. तो अब इसको सॉल्व करो. एक्चुअली में ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है जो तुम्हें अभी दिया है. सॉल्व फॉर एक्स. ठीक है.
जो क्वाड्रेटिक आएगा उसको सॉल्व कर लेना और क्या, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक आएगा उसको सॉल्व कर लेना। एवरीबॉडी किसी को डाउट है? क्वाड्रेटिक तो आई बिलीव सबको आता होगा सॉल्व करना। अच्छे रूट्स नहीं आ रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तो मैंने भी नहीं सॉल्व किया, मैं तो बस तुम्हें प्रोसेस समझा रहा हूँ, राइट। अजीबोगरीब रूट्स आएंगे इसलिए मैंने भी सॉल्व नहीं किया। ऐसा डेटा मैंने चूज किया था जिससे नहीं आ रहे ढंग के रूट्स, आई नो दैट। आगे बढ़ सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस, कैसे करना है ये तो समझ में आ गया ना। अरे भैया प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया? रूट्स अजीबोगरीब आ रहे हैं, आई नो दैट, इसलिए मैंने छोड़ दिया आगे, बट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। कुछ अच्छे नंबर्स ले लोगे तो रूट्स बढ़िया आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, उसमें क्या है। ओके अब इसको ग्राफिकली भी देख लें क्या? इसको ग्राफिकली भी देख लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लें इसका कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं। देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एडवांस में ही आ सकते हैं या फिर कुछ ओलंपियाड्स में आ सकते हैं, या और जगह पे आते नहीं है। मतलब ग्राफिकल चेंजेस तुमने जो किए हैं ना, मतलब इक्विलिब्रिया पे मोल्स ऐड करने पे कैसे कंसंट्रेशन चेंज होता है इसकी बात कर रहा हूँ। ये एडवांस में ही पूछा जा सकता है। जैसे मान लो इनिशियली ए था, ए नॉट, और ये कुछ नहीं था, लिखना है, राइट डाउन। आज 3 क्लास है बैक टू बैक, 3 क्लास है आज तुम्हारी, कौन कौन सी? तो 3 क्लास तो पढ़ते हैं यार बच्चे, एडवांस का पेपर 6 घंटे देते हैं, पता है बच्चे, 2-3 घंटे की छोड़ते हैं आज, तो रिवाइज कर लें क्या? आज हमने क्या पढ़ा है फिर बताओ, व्हाट हैव यू रेड टुडे? नेट खत्म हो जाएगा? अरे खतरनाक, ये तो बढ़िया बहाना है, नेट खत्म हो जाएगा। ओके तो ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। देखो अभी तुमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हमने रिएक्शन क्वोशेंट, हाँ इसके बाद हमने रिएक्शन क्वोशेंट पढ़ा था। तो गाइज व्हाट इज रिएक्शन क्वोशेंट, पहले तो ये बताओ एवरीबॉडी, रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है? रिएक्शन क्वोशेंट हमें स्टेटस ऑफ इक्विलिब्रिया बताता है। जैसे हम लोग फेसबुक पे स्टेटस डालते हैं ना, वैसे ही रिएक्शन का स्टेटस डालेगा, ठीक है। रिएक्शन क्वोशेंट ये बताएगा कि रिएक्शन क्या क्या स्टेटस है। सो लाइकवाइज यदि यहाँ पे रिएक्शन क्वोशेंट 0 है, इसका मतलब एवरीबॉडी, रिएक्शन क्वोशेंट यदि 0 है इसका मतलब रिएक्शन अभी चालू नहीं हुआ है, ठीक है। और यदि रिएक्शन क्वोशेंट चालू हो गया है मतलब 0 से बड़ा है बट लेस देन के है, तो इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड जाएगा अभी। और क्यू ग्रेटर देन के हो गया तो बैकवर्ड जाएगा, और क्यू इक्वल टू के ऑब्वियसली तो इक्विलिब्रियम है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब ये ली चटेलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया इक्विलिब्रिया पे ना रिएक्शन एकदम मस्त चिल मार के बैठा हुआ है, इज दैट क्लियर? इक्विलिब्रिया पे रिएक्शन मस्त चिल मार के बैठा हुआ है, उसको वहां पे कोई टेंशन नहीं है, वो उसकी फेवरेट जगह है। तो वहां पे उसको हटाने की कोशिश करोगे तो हटेगा नहीं, तुम जो भी करोगे उस तुम्हारा अपोज, मतलब तुम्हें अपोज करेगा। तो रिएक्शन क्या करता है, इक्विलिब्रियम पे एकदम चिल मार के बैठा रहता है, वहां पे उसको कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो उसको अपोज करना चालू करता है। इज दैट क्लियर? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से अपन इसको ऐसे समझा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, मिनिमम होता है फ्री एनर्जी, और एंट्रोपी मैक्सिमम होता है। तो ये सारे कंडीशंस चिल मारने वाले ही हैं, तो ये यहाँ से हिलता नहीं है, राइट। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है ये चाहता है कि अपने स्टेट को रिटेन करे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज ना होने दे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये चाहता है कि अपने स्टेट को रिटेन करे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना होने दे।
तो बहुत सारे फैक्टर्स हम देख सकते हैं, उसमें जो सबसे पहला फैक्टर हमने देखा है वो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, है ना, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। तो देखो जिस तरफ मोल्स ऐड करोगे उसके अपोजिट साइड जाएगा, ये तो जनरल कंक्लूजन है, राइट। जिस तरफ मोल्स ऐड करोगे उसके किधर जाएगा, सेम साइड या अपोजिट, एवरीबॉडी, जिस तरफ मोल्स ऐड करोगे उसके अपोजिट साइड, और जिस तरफ से मोल्स रिमूव करोगे, एवरीबॉडी, जिस तरफ से मोल्स रिमूव करोगे उसी साइड जाएगा, उसके अपोजिट। हाँ उसी साइड साइड। तो अब देखो हमने ये समझा था इस चीज को कि अब क्या हुआ, हमने पी मोल्स ऐड किए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद वापस रीस्टोर होता है, ये याद आ रहा है, वापस रीस्टोर होता है। इसको समझने के लिए हमने दो दोस्तों की कहानी ली थी, एक थे रमेश और सुरेश, उनके बीच में एक डील हुई थी कि दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे अच्छे वक्त और बुरे वक्त में। तो अब दोनों के पास, मतलब किसी एक के पास पैसे आए तो दोनों के पास आ जाएंगे पैसे, और किसी एक के पैसे गए तो दोनों के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था दो चीजें हैं, एक तो होता है काउंटर चेंज और एक होता है एक्सटर्नल चेंज। तो हमने लिखा सीखा था कि एक्सटर्नल चेंज नॉर्मली ज्यादा ही होता है काउंटर चेंज से, क्योंकि पैसे आए तो दोनों के पास आए, दोनों के पहले से दोनों के पैसे बढ़ जाएंगे, और पैसे गए तो दोनों के पैसे गए। इज दैट क्लियर गाइस, समझ में आया था? हाँ, अब इसकी बात हुई थी कि मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे, राइट। तो मैथमेटिकली हमने इसको ऐसे प्रूव किया कि जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा, नया इक्विलिब्रियम जो बनेगा ऐड करने पे, अच्छा ऐड करने वाला केस ऊपर है, मैथमेटिकली हमने इसको ऐसे प्रूव किया, अरे यार स्क्रीन हैंग कर गया, चलो पुराने वाले पे ही देख लेते, हाँ मिल गया। हमने ये सीखा था कि नए इक्विलिब्रियम पे जो भी बनेगा, ठीक है ना, वो पहले से ज्यादा ही होगा। इज दैट क्लियर? पहले जैसे x था तो अब x प्लस पी माइनस क्यू ग्रेटर देन x होगा, क्योंकि मोल्स ऐड करने पे टोटल मोल्स तो बढ़ते ही है, राइट। आई थिंक ये तो चमकीला होगा ही, चमक रहा होगा, तो उस केस में p ग्रेटर देन q आ जाता है। इज दैट क्लियर? ये वाली बात, p एक्सटर्नल चेंज था और q उसका काउंटर चेंज। सिमिलरली यदि हम लोग मोल्स निकाल भी लेते हैं तो नए इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स होंगे वो पहले से कम होंगे, तो उससे भी प्रूव हो रहा था कि p ग्रेटर देन q है। ठीक है, तो काउंटर चेंज इज ऑलवेज लेस देन क्या, काउंटर चेंज इज ऑलवेज लेस देन एक्सटर्नल चेंज, यानी पहला जो चेंज होगा वो बड़ा होगा और जो दूसरा चेंज उसके काउंटर में आएगा वो छोटा होगा। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ तो ये सब तो जनरल बातें होगी। ऐड करोगे N2 तो मतलब अपोजिट चला जाएगा, रिमूव करोगे H2 तो उसी साइड चला जाएगा, ऐड करोगे SO3 तो बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको रमेश और सुरेश की डील k इक्वल टू 1 पे रहेगा। हाँ मतलब उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने 1 पे रखा था, दो दोस्त है तो हम बराबरी पे ही रखे थे, ऐसा था। ठीक है, बाकी के लिए अब तुम्हारी दोस्ती है कैसे। अब कुछ लोग होते हैं ना भैया कि देख मैं 2 चिप्स के पैकेट लूंगा तो तेरे को आधा ही दूंगा, तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है अलग हो। कोई बोल सकता है देख मैं 5 चपाती लाऊंगा तो तेरे को 1 दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई बोलेगा कि मैं 10 लाऊंगा तो 1 दूंगा, तो यार इस पे क्यों जा रहे हो, मैंने बराबर रखा था। तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है ना। तो अब देखो इस केस में क्या है, इस केस में रिएक्शन कोएफिशिएंट देखो ज्यादा आ रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो पीछे चला गया, फिर हमने निकाल लिया। इसमें किसी को डाउट तो नहीं था इस तरह के क्वेश्चंस में? ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने जेईई मेंस का किया था, राइट। तो ये सब तो क्लियर, ये वाला अच्छा मान लो कोफिशिएंट इस तरह से है तो ऐसे करेंगे इक्वेट, मतलब समझ में आया होगा। ए बी सी डी में तो 1 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोफिशिएंट अलग अलग आएंगे तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ये इसमें किसी को डाउट है क्या, पानी डालने वाला केस, पानी डाल दिया था, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली मोल्स डाल के भी चेंज हो सकता है, दूसरा हो सकता है पानी डाल के चेंज करें। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ दो वैल्यूज आएंगी तो जो नेगेटिव होगा वो आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ x can't be less than 0। quadratic one I understand, but you have to take the case in which x is greater than 0, fine। तो इस केस में आप वही रूट लोगे जो कि ग्रेटर देन 0 होगा।
अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज करने के दूसरा तरीका ये भी है कि पानी डालो, तो पानी डाल के भी तो कंसंट्रेशन चेंज हो ही जाता है ना। तो उसमें वाला केस, ये वाला केस हमने ले लिया, फिर इसमें हमने Q निकाला, फिर Q के हिसाब से रिएक्शन को शिफ्ट मारा। तो कोई डाउट नहीं है तो आई गिव यू होमवर्क। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 to 20। ठीक है, इंटेक्स 4 पे नहीं देंगे पूरा, उसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा टेम्परेचर के इफेक्ट पे हैं जो कि हमने अभी तक नहीं किए, हमने सिर्फ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ही किया। ठीक है ना, तो कोई डाउट है आज की क्लास में तो बताओ। आज सब चमकीला था, सब चमका या नहीं चमका? ओके फिर गुड बाय।